सेशन 3.5 में हमने लास्ट टाइम शुरू किया हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये काइट शेप्ड अरेंजमेंट है। काइट शेप्ड अरेंजमेंट में 4 रेजिस्टर्स लगा रखे हैं हमने। इन 4 रेजिस्टर्स में से 3 का वैल्यू हमें मालूम होगा किसी ना किसी तरीके से, और हमें 4th रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। और वो 4th रेजिस्टेंस की वैल्यू हम बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज में निकाल सकते हैं। अब ये डायगोनल्स के अक्रॉस, 2 ऑपोजिट वर्टेक्स के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है, मतलब एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर लगा होगा और बाकी दूसरे डायगोनल में बैटरी लगी हुई। इस आर्म को हम कहेंगे गैल्वेनोमीटर आर्म। अगर ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी है तो BD is known as galvanometer arm and AC is known as battery arm. Through some arrangements, ये R1, R2, R3 और R4, through some arrangements I would be able to know the value of R1 by R2, the ratio of R1 and R2. This R1 by R2 would be known as ratio arm. R1 by R2 would be known as ratio arm, whose ratio would be known to me. तो हम कुछ ना कुछ ऐसे प्रैक्टिकल अरेंजमेंट करेंगे जिसमें हमें इसका रेशियो मालूम होगा। और R3 और R4 में से R3 को मैं ले लूंगी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, एंड R4 को हम बोलेंगे अननोन रेजिस्टेंस। अब हम जब भी मेजरमेंट करेंगे वी विल मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस in case of balanced state of Wheatstone bridge। 4 में से कोई भी एक वेरिएबल अननोन हो सकता है। यस, यूजुअली R1 R2 को रेशियो आर्म बोला जाता है और इन दोनों में से कोई भी एक को आप अननोन लेते हो। दैट्स ट्रू। बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज में ही सारे मेजरमेंट किए जाएंगे। नाउ व्हाट इज बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज? कि ऐसा R1 और R2 को एडजस्ट कर देना सच दैट current through galvanometer arm becomes equal to 0। current through galvanometer arm becomes equal to 0। जब ये करंट 0 हो जाएगा उस टाइम पे R1 by R2 would be equal to R3 by R4। R1 by R2 is equal to R3 by R4। नाउ एक का रेशियो मुझे पता है, दूसरे की वैल्यू स्टैंडर्ड है वो मुझे मालूम है, मुझे R4 फाइंड करना है। R4 would be equal to R1 by R2 into R3। राइट, इस तरीके से हम व्हीटस्टोन ब्रिज में फाइंड आउट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस। नाउ माय पार्ट ऑफ द डेरिवेशन इज नॉट दिस। मेरे को डिराइव करने का है इसमें ये बैलेंस्ड कंडीशन यूजिंग किरचॉफ्स लॉज। क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल में आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे और थियोरी में आपको डेरिवेशन पूछा जाएगा कि डिराइव द कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। तो थियोरी में आपको वो क्वेश्चन रहेंगे। यस मृदुल। मैम ये R3 की तो वेरिएबल रेजिस्टेंस रहेगी ना? स्टैंडर्ड फिक्स्ड होएगा, ये हमारे हाथ में है, हम इसको सेट कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। आपको एक रेजिस्टेंस बॉक्स दिया जाता है जिसमें 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम ऐसे वैल्यूज दिए हुए होंगे। अगर आपने वहां से 15 ओम का प्लग पुल कर लिया तो रेजिस्टेंस 15 ओम हो जाएगा। वो आपके हाथ में है सेट करना। सो यू विल, दैट इज द रेजिस्टेंस यू नो ऑलरेडी। ठीक है? यस मैम। एनीथिंग एल्स? नो मैम। ऑल राइट।
चलो इसको अपने को अब डिराइव करना है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ बैलेंस स्टेट को। तो किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से बैटरी में से आई करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, जंक्शन ए पे आके करंट डिवाइड हो जाएगा। अगर इधर I1 करंट जाएगा तो इधर कितना जाएगा? I minus I1. I माइनस I1। पॉइंट बी पे आने के बाद करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर आर्म मैं ले लेती हूँ IG। आपको शुरू में फॉर्मेलिटी तो करनी ही पड़ेगी IG लेकर, बाद में हम IG को बोल देंगे कि IG इज इक्वल टू 0, ठीक है, लेकिन शुरू में आपको ये फॉर्मेलिटी करनी रहेगी। अगर इधर से I1 आया, इधर IG चला गया, तो इधर कितना करंट जाएगा? I1 minus IG. I1 माइनस IG। इधर से I माइनस I1, इधर से IG, तो यहाँ आ जाएगा I माइनस I1 प्लस IG। और लास्ट में सी पॉइंट पे आने के बाद ये करंट और ये करंट एंटर हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो करंट लीव कर रहा होगा दैट वुड बी आई। पंच आपको क्लियर हो गया अभी जो हमने Yes, सीखा था? ma'am. ऑलराइट। किसी को ये किरचॉफ जंक्शन रूल में डाउट? वेदांत, एनी डाउट इन द किरचॉफ जंक्शन रूल? ऑलराइट। अब हमें अप्लाई करना है इसको लूप्स के लिए। 2 ही लूप मैं लूंगी मेरे को, क्योंकि सिर्फ ये प्रूव करना है, तो उसके लिए आई एम गोइंग टू नीड 2 लूप्स, लूप ABDA एंड लूप BCDB। ये 2 ही लूप्स कंसिडर किए जाएंगे। रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर वुड बी कंसिडर्ड एज G। रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर आर्म वुड बी कंसिडर्ड एज G। यहाँ तक अगर खत्म हो गया तो आई एम गोइंग टू टर्न द पेज। Yes, ma'am. Out of R3 and R4, one of them can be unknown. Yes, that's true. कोई भी एक unknown हो सकता है और कोई भी एक standard हो सकता है। So हम statement लिखेंगे, applying Kirchhoff's loop rule to loop ABDA. Applying Kirchhoff's loop rule to loop ABDA. A से B, B से D, D से A से B जाते टाइम गेन होगा कि ड्रॉप? Drop. If you are moving in the same direction as that of current, it would be drop. So ये आ जाएगा minus I1 into R1, minus I1 into R1। B से D जाते टाइम गेन की ड्रॉप? Again drop। So ये हो जाएगा minus IG into G। And D से A जाते टाइम गेन की ड्रॉप? Gain. It would be gain, तो ये हो जाएगा plus I minus I1 into R2, and the sum of all the potential differences must be equal to 0. Now अगर हम बैलेंस स्टेट की बात करें तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर आर्म कितना होना चाहिए था? 0। तो हम लिखेंगे when IG is equal to 0, minus I1 R1 plus I minus I1 into R2 is equal to 0, which implies I1 R1 is equal to I minus I1 into R2. So R1 by R2 is equal to I minus I1 upon I1. That is my equation number 1. Next is applying Kirchhoff's loop rule to loop BCDB. Applying Kirchhoff's loop rule to loop BCDB. B से C जाते टाइम गेन की ड्रॉप? Drop. कितना ड्रॉप? minus I1 R3 minus I1 I minus IG into R3. Minus I1 minus IG into R3. Next, C से D जाते टाइम Gain. gain. So plus I minus I1 plus IG into R4. और D से B Gain होगा. again gain होगा. So it would be plus IG into G, that would be equal to 0. When IG is equal to 0, यहाँ से minus I1 into R3
प्लस आई माइनस I1, IG की जगह 0 आ जाएगा इंटू R4, और IG फिर से 0 हो गया, इज इक्वल टू 0. So I1 R3 is equal to I minus I1 into R4. So R3 by R4 is equal to I minus I1 upon I1. That is your equation number 2. दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं अब हम. From equation 1 and 2, can we say that R1 by R2 is equal to R3 by R4, and hence we have derived the balanced condition of Wheatstone bridge. किसी को कोई डाउट इसमें? No, no. इसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज. मतलब प्रैक्टिकली हम जब लैब्स में जाएंगे हमें व्हीटस्टोन ब्रिज देखने के लिए नहीं मिलेगा, मीटर ब्रिज देखने के लिए मिलेगा. मीटर ब्रिज का आपको अगर डायग्राम देखना हो तो कुछ ऐसा सा दिखता है. कोई ढंग का डायग्राम मिले तो वो दिखाऊंगा. ये तो हम जो थ्योरी में ड्रॉ करेंगे वैसा है. बाकी लैब्स और में आपको कैसा दिखेगा, आई एम गोइंग टू शो यू दैट. ये वाला सबसे ठीक है. ये डायग्राम है हमारे मीटर ब्रिज का. आप देखिए ये जो स्केल बना हुआ है ना यहाँ पे, ये स्केल के नीचे वायर है. दिस इज अ 1 मीटर लॉन्ग वायर. 1 मीटर लॉन्ग स्केल दे रखा है और ये 1 मीटर लॉन्ग वायर लगा रखी है इसके साथ में. इसके एक एंड को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं. ये वाली जो आपको दिख रही है बैटरी है. ये यहाँ वाला एंड और यहाँ वाला एंड इसका बैटरी से कनेक्टेड होगा. और बीच के जो दो अपने को बताए थे ना व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंसेस दिखाने थे अपने को. ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये जो मैंने आपको बताया ना अभी, मेरे से किसी ने पूछा था मैम वेरिएबल रेजिस्टर कैसा होगा, स्टैंडर्ड कैसा होगा, जिसकी वैल्यूज हमें मालूम होगी. ये वो रेजिस्टेंस बॉक्स है. ये कुछ इस तरीके का दिखता है ये रेजिस्टेंस बॉक्स. यहाँ पे मुझे एनोटेशन की परमिशन नहीं है, वरना मैं एनोटेट भी करके आपको दिखाती, लेकिन नहीं है मेरे पास परमिशन. ये वाला जो आपको बॉक्स दिख रहा है, एरो दिख रहा है मेरा आप लोगों को, ये Yes, बॉक्स ma'am. को बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स. इसमें से ये पिंस जो दिख रही है ऊपर ऊपर, इनको पुल कर सकते हैं, प्लग्स को पुल कर सकते हैं. जो प्लग आप पुल कर दोगे उतना रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा आपके सर्किट में. तो इट इज एक्टिंग एज द स्टैंडर्ड रेजिस्टर. ये हमने लगा रखा है गैल्वेनोमीटर आर्म, और इसके साथ साथ हम लगा सकते हैं इस गैप में, ये जो खाली गैप दिख रहा है आपको, इस गैप में लगेगा वो कनेक्शन जिसका रेजिस्टेंस मुझे मेजर करना है, जिसका रेजिस्टेंस हमें मेजर करना है, अननोन रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं. अब देखिए ये मैं जो अपना थ्योरी में डायग्राम बनाऊंगी वो कुछ इस तरीके का दिखेगा. ये मीटर ब्रिज का कनेक्शन कुछ ऐसा होता है. यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, एक एंड ऑफ मीटर ब्रिज वायर के बैटरी, दूसरे एंड ऑफ मीटर ब्रिज वायर के बैटरी. ये वायर जो है वो पूरा मिलके R1 by R2 डिफाइन करता है. मैंने आपको बताया था ना कि हमें रेशियो मालूम होगा रेजिस्टेंसेस का, तो R1 by R2 मुझे वायर से मिलेगा.
फिर दो एंड्स के बीच में ये हमें मिल गया अननोन रेजिस्टेंस एक गैप में, और ये मिल गया मुझे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, और बीच में लगा होगा गैल्वेनोमीटर। अब ये वायर में अपने क्या करेंगे कि यहां से ये जो गैल्वेनोमीटर के साथ कंडक्टर कनेक्टेड होगा उसको बोला जाता है जॉकी। आप लोगों ने अगर स्कूल में टॉपिक पढ़ लिया तो उसका नाम है जॉकी, फ्री एंड बोलते हैं उसको अपने। ये जॉकी को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ हर एंड पे कनेक्ट करके देखेंगे वायर के। एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे हमें गैल्वेनोमीटर आर्म में करंट मिल रहा होगा 0। एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे गैल्वेनोमीटर आर्म में करंट 0 मिल जाए, वहां हम क्या बोल देंगे कि R1/R2 is equal to R3/R4 and then we will compare and find the value of unknown resistance। थियोरी में कैसे देखेंगे लिखेंगे उसको वो सीखते हैं। ये वायर था 1 मीटर लॉन्ग। इस वायर के साथ हमने थिक कॉपर स्ट्रिप से यहाँ पे लगाया एक रेजिस्टेंस, और इसके आगे ये दूसरा रेजिस्टेंस, और फिर से थिक कॉपर स्ट्रिप्स के साथ कनेक्शन हुआ और ये बंद हो गया। अब यहां से गैल्वेनोमीटर आया था, और गैल्वेनोमीटर को लेट से इस पॉइंट ऑफ द वायर पे, दिस पॉइंट एट एन, ये ए है ये बी है, इस पॉइंट पे नल पॉइंट मिल रहा है, दैट इज द पॉइंट एट विच द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, और यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है स्विच के साथ। 1 मीटर का वो स्केल जैसा मैंने आपको दिखाया था ना, वो स्केल रख दिया जाएगा 1 मीटर लॉन्ग वाला। अब अगर ये L सेंटीमीटर लेंथ है, इफ दिस इज L सेंटीमीटर, कैन यू टेल मी बचा हुआ लेंथ कितना होगा? 1 minus L. 1 minus L. 1 minus. It would be 1 100 minus 100. minus L। 100 माइनस L, मैंने आपने देखा नहीं, मैंने सेंटीमीटर लिखा था। 1 मीटर कंसिस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर, तो अगर ये L सेंटीमीटर लंबा है तो ये 100 माइनस L सेंटीमीटर लंबा होगा, राइट? ये मेरा अननोन रेजिस्टेंस R, ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस S। नाउ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाय A। मीटर ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में हम जो वायर चूज करते हैं उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है और यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। अब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होने की वजह से एरिया वायर का हर जगह पे सेम होगा, मतलब AN वायर का जितना एरिया होगा उतना ही वायर NB का एरिया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होने की वजह से जितनी इसकी रेजिस्टिविटी होगी उतनी ही रेजिस्टिविटी इसकी होगी। तो कैन आई से दैट R is directly proportional to L? If rho is same, area is same, can I say that R is directly proportional to rho L? ये समझ आया रिया को, मिताली, महर्ष, देव, शैली, गार्गी? Is there any doubt? No. So R is directly proportional to L. अगर ये वायर की लेंथ है L सेंटीमीटर, I can say that R1 is directly proportional to L. दूसरे वायर की लेंथ है 100 माइनस L, I can say that R2 is directly proportional to 100 माइनस L, राइट? क्या मुझे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पता है वायर की? एग्जैक्ट रेजिस्टेंस कितनी है? नहीं। जब तक आप मुझे रो नहीं बताओगे, जब तक मुझे इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं बताओगे, आई कैन नॉट कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। बट क्या मैं इन दोनों का रेशियो ढूंढ सकती हूँ? बताओ बताओ, क्या रेशियो ढूंढा जा सकता है? क्या हम इनका रेशियो ढूंढ सकते हैं? यस। जहां नल पॉइंट मिल गया, रूलर अपने को वो जो बड़ा सा स्केल दे रखा था उसको अपने ने यहाँ रखा, मुझे किसी ने बताया 45 सेंटीमीटर है, तो L कितना हो गया? 45। 100 माइनस L कितना हो जाएगा? 55। 45 बाय 55 का रेशियो ले लो, 9/11 आई गेस। हाँ, 9/11। सो आई नो द रेशियो ऑफ R1 बाय R2। मैंने आपको बोला था ना, आई वुड गिव यू अ सर्टेन वे जिससे आप रेशियो फाइंड आउट कर सकोगे उसका। नाउ दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मुझे मालूम नहीं था कि ये
लेंथ इतना है, एरिया इतना है, रेजिस्टिविटी इतना है. आई डोंट नो द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, बट आई नो द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस. राइट. सो ये मेरे ये दो रेजिस्टर्स हैं, R1 एंड R2. R1 एंड R2 ये मेरे दो रेजिस्टेंसेस हैं. क्लियर. नाउ R3 है मेरा ये, R4 है मेरा ये. इस पॉइंट पे आपको क्या लिख देने का, सिंस करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर आर्म इज 0 एट दिस पॉइंट N, I can say that R1 by R2 is equal to R3 by R4, which implies R by S is equal to L upon 100 minus L. और मेरा अननोन कौन सा था, R अननोन ले रखा, तो R is equal to S into L upon 100 minus. इस तरीके से आप प्रैक्टिकल्स में मीटर ब्रिज के थ्रू फाइंड आउट कर सकोगे कि कितना वैल्यू है अननोन रेजिस्टेंस का. बोलिए किसी को कोई डाउट इसमें. नो कंफ्यूजन. ठीक है. अगर फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप बोलोगे कोई मैम, कंफ्यूजन नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी. तो यस वो लास्ट में क्या लिखा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा. ये हाँ हाँ R is equal to S into L upon 100 minus L. ओके मैम. ये S को इधर ट्रांसपोर्ट कर दिया मैंने. ठीक है. ये करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर आर्म यहां 0 नहीं आएगा. आप उम्मीद करोगे कि मैम यहाँ पे भी 0 होगा क्या? नो, इट वोंट बी. सिर्फ एक ही पॉइंट होएगा मीटर ब्रिज वायर का जहां पे ये 0 होएगा. आप इससे पहले यहाँ पे शिफ्ट करके रखोगे तो हो सकता है गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर लेफ्ट में पॉइंट कर रहा हो. इधर रखोगे तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर राइट में पॉइंट करने लग गया. राइट. मतलब इधर इस रेजिस्टेंस की ज्यादा चल रही है तो उसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा होगा, इधर दूसरे वाले की वजह से करंट फ्लो कर रहा होगा, तो करंट का डायरेक्शन पलट जाएगा इधर. बट इनके बीच में एट दिस पॉइंट गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर ऐसा बीच में पॉइंट कर रहा होगा. नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. राइट. यस मिताली. Ma'am, can you please explain this one once? पूरा क्या नहीं समझ आया अपने वहां से बात चालू करते. मतलब ऐसे समझ में तो आ गया पर. हाँ मिताली, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट पता चला था? Yes, ma'am. व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या बोला था कि हम ये रेजिस्टेंसेस का वैल्यू ऐसे एडजस्ट करेंगे सच दैट पोटेंशियल एट B and potential at D would be equal to each other. Okay. Is that clear? Yes. क्योंकि ये पोटेंशियल का वैल्यू एक्चुअली इन पे डिपेंड करता है. जितना करंट आने देंगे उतना इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा. Okay. ठीक है. अगर ये दोनों पोटेंशियल सेम हो गए, VB becomes equal to VD, can I say that the potential difference is 0 between these two points? Yes. तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 हो जाए तो क्या करंट फ्लो करेगा? No. नो. Okay. सेम हम यहाँ कर रहे हैं कि मैंने ये रेशियो और ये रेशियो को इस तरीके से एडजस्ट किया कि इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस और एन पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? सेम. Okay. अगर सेम हो जाएगा तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर आर्म क्या हो जाएगा? 0. लेकिन Okay. वो इसी पॉइंट पे हो रहा है. अगर मैं लेंथ छोटी कर दूं, इतनी लेंथ रख दूं, तो वो रेजिस्टेंस मुझे उतना नहीं मिल पाएगा. रेजिस्टेंस उतना नहीं मिल पाएगा तो करंट का वैल्यू वुड वेरी, एंड इफ करंट का वैल्यू वुड वेरी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पॉइंट वुड वेरी. सो वहां पे करंट फ्लो कर रहा होगा. Okay, ma'am. ठीक है. मैम यस. मैम मेरे को डाउट है कि मतलब जो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंट जहाँ पे 0 है मैम, वो जो एन पॉइंट है वहां पे 0 होएगा. करंट ना, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर आर्म. हाँ. यस, सिर्फ एन पॉइंट. ओके मैम. ओके. भव्य तो ये मैम एन अगर पॉइंट कहाँ पे मिलेगा अपने को? सेंटर ऑफ द वो लेंथ जो जितना दिया पूरे उसका एग्जैक्ट सेंटर नहीं. पे. ना मैम वो वेरी करेगा. वो वेरी करेगा. यस. तभी तो इसको फ्री एंड रखा है, ये कनेक्टेड नहीं होता है पूरा. ये जो मैंने एरो ma'am. ड्रॉ किया है ना, ये फ्री कंडक्टर है.
इसको मैं मूव करवा करवा के हिट एंड ट्रायल मेथड से लगा लगा के देखूंगी कि कहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू हैपन एंड when we teach this topic without practical तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। मेरे पास मीटर ब्रिज है नहीं घर पे, वरना मैं करके दिखा देती, राइट। और मैं मीटर ब्रिज नहीं बाय करूंगी, सॉरी। हाँ, अभी मीटर ब्रिज जैसा रखने का होएगा नहीं, मेरी मम्मी मुझे घर से बाहर निकाल देगी। पहले मुझे बोलती इतना सारे प्रॉप्स तूने घर पे लाके रख दिया, अब नहीं और नहीं, राइट। सो नो मीटर ब्रिज। आपको ये मेरे डायग्राम से समझने की ट्राई करनी होगी। टेल मी समथिंग, अगर आप ये रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो इसको बैलेंस, ये लेंथ को हम अपने बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ, दिस लेंथ इज नोन एज बैलेंसिंग लेंथ। इफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, should balancing length increase? Ma'am, it will increase. It will increase. It will increase, right? It will increase. याद रखना है अपने को, ठीक है। if resistance increases, balancing length will increase. चलो मैं आपको बहुत सारे केसेस देती हूँ, थोड़ा सोच के बोलना। आर और एस की टर्म्स में बात करूंगी और आपको आंसर देना होगा टुवर्ड्स ए या टुवर्ड्स बी की टर्म्स में, ठीक है। If I increase the resistance of R, if I increase the resistance of R, where will null point shift? Towards B. Towards B. D null point कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? Towards B, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो इसको बैलेंस करने के लिए लेंथ ज्यादा चाहिएगी, और अगर बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा चाहिएगी तो इसको राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा, towards B. Next, if I increase the value of S, where would null point shift? towards A. Towards A. Towards A. अगर मैं इसका वैल्यू बढ़ाऊंगी तो इसको बैलेंस करने के लिए लेंथ ज्यादा चाहिएगी, नल पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट होना है, टुवर्ड्स ए, राइट। वेदांत, नेक्स्ट आंसर आपको देना है मुझे। इफ आई कनेक्ट अ रेजिस्टेंस इन सीरीज विद आर, if I connect a resistance in series with R, where will null point shift? कोशिश करनी है, तुम बोल नहीं रहे हो इसीलिए मैंने तुम्हें पकड़ा है। तुम बोल रहे होते तो मैं क्यों पकड़ती तुम्हें? ट्राई करो। मैंने क्या बताया, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा चाहिए। अब मैं सीरीज में इसके साथ आर एक रेजिस्टर कनेक्ट कर रही हूँ सीरीज में, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होएगा? पहले उसको सिखाने तो बोलो वेदांत, बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए, तो इसको लेफ्ट में शिफ्ट होना चाहिए कि राइट में शिफ्ट होना चाहिए? राइट में शिफ्ट होना। टुवर्ड्स ए और टुवर्ड्स बी? टुवर्ड्स बी। डिड यू गेट इट नाउ? ऑल बस यही चाहिए था अपने को, ऐसे ही बोलने का, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन। इफ आई कनेक्ट अ रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद एस, इफ आई कनेक्ट अ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेज हैंड, ऐसे कोई रैंडमली नहीं बोलना। इफ आई कनेक्ट अ रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद एस, एस के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, याद रखना एस के साथ, वेयर विल नल पॉइंट शिफ्ट? यस महर्ष। towards B. It will shift towards B. Purva, what is your answer? Towards A. Towards A. Okay, I am getting two answers now. Kathan Patel. टुवर्ड्स बी। Towards B. Okay. Yatrik. टुवर्ड्स बी। Towards B. Vedant. टुवर्ड्स बी। Towards B. Nimisha. Towards B. Towards B. पूर्वा, अभी इतने आंसर से सेटिस्फैक्शन हुआ ना, बी ही आएगा। चलो अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं। हर्ष, why towards B? मैम एस के साथ पैरेलल में होगा तो उसका जो आर इक्विवेलेंट होगा दोनों का, तो वो कम हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस कम होगा तो वो जो बैलेंसिंग लेंथ भी कम हो जाएगी, तो बेसिकली ये जो एन बी लेंथ होगी वो घट जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड।
अगर मैंने इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होगा तो बैलेंस करने के लिए लेंथ जो चाहिए वो कम चाहिए, कम चाहिए तो नल पॉइंट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। सॉल्व कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस? पक्का? ठीक है। व्हाट इफ यू डोंट गेट एनी नल पॉइंट ऑन द वायर, तब क्या करेंगे? ऐसा भी पॉसिबल है कि नल पॉइंट वायर पे नहीं मिल रहा है, तब अपने कनेक्शंस को चेक कर लेना। आपने पॉजिटिव नेगेटिव में गड़बड़ कर दी है कि गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव हो सकता है बैटरी के पॉजिटिव के साथ ना कनेक्टेड हो, इसका नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव के साथ ना कनेक्टेड हो। दैट इज द मेजर मिस्टेक यू कुड डू। वन साइडेड डिफ्लेक्शन नहीं चाहिए अपने को। वन साइडेड डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि अगर मैं ये फ्री एंड को यहाँ ए पे रखूं तो डिफ्लेक्शन आना चाहिए लेफ्ट में, बी पे रखूं तो डिफ्लेक्शन आना चाहिए राइट में। अगर ये नहीं हो रहा है, चेक योर कनेक्शंस, चेक योर कनेक्शंस, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। अगर दोनों साइड पे आपको मिल रहा है ना कि इधर भी लेफ्ट डिफ्लेक्शन इधर भी लेफ्ट डिफ्लेक्शन, उसको कहा जाता है वन साइडेड डिफ्लेक्शन, which should not occur। ये अगर आया तो we will not get null point on the meter bridge wire, we will not get null point on the meter bridge wire, right? यात्रिक एंड वेदांत, आपको कोई डाउट है? नो, ऑलराइट, चलो। मीटर ब्रिज के बारे में और मैं थोड़ी चीजें बता देती हूँ, ये आपको नोट डाउन करके रख लेने की है। दो कुछ पॉइंट्स नोट्स में दे रखे हैं, आप चाहो तो वहीं पे रीजनिंग सेट कर लो। Null point should be obtained somewhere near the middle of the meter bridge wire. Null point should be obtained somewhere between the meter bridge wire। मतलब 40 to 60 सेंटीमीटर का रेंज होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? टू रिड्यूस परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट। अगर ऐसा नहीं होगा, आपको नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर पे मिल रहा है ना, तो इस रेजिस्टेंस को बढ़ा दो या इसको कम कर दो। दैट इज समथिंग यू शुड ऑलवेज डू। अगर आपके हाथ में ये है तो इसको बढ़ा दो, अगर हाथ के हाथ में ये है तो इसको कम कर दो। 10 सेंटीमीटर वाली वैल्यू कभी भी अपने एग्जाम में लिख के मत आना, टीचर पहले निकाल देगा प्रैक्टिकल एग्जाम से। ध्यान रखना, एग्जामिनर देख के रिजेक्ट करेगा, ये वैल्यूज नहीं चाहिए मुझे, राइट? आपकी वैल्यू 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। आप एग्जैक्ट 50 भी मत लिख के आना। आप बोलोगे मैम चलो एग्जैक्ट 50 छाप देते हैं अपने, नहीं। एग्जैक्ट 50 का मतलब मैं बता देती हूँ आपको क्या है कि इफ दिस इज 50 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 50 सेंटीमीटर, रेशियो होना चाहिए 1, रेशियो आ जाना चाहिए 1, मतलब R मस्ट बी इक्वल टू S वाला केस होना चाहिए। लेकिन ये वैल्यू जो आपको देंगे, अननोन वैल्यू जो होगी वो होगी 5.234 ओम्स, और ये वैल्यू होती है इंटीजर्स में 5, 6, 7, 8। तो आप अगर 50 लिख के आ रहे हो ना, उसका मतलब आप है 5 को 5.23 के बराबर बोल रहे हो। टीचर समझ जाएगा ये घोटाले वाला बच्चा है, इसने कुछ गड़बड़ की है। तो एग्जामिनर के सामने पकड़े नहीं जाना है अपने को, राइट? कुछ एस्टिमेशन लगाना है, लेकिन ढंग से लगाना है एस्टिमेशन, ऐसा रैंडमली नहीं एस्टिमेट कर देने का। सो अगेन फिर से बोल देती हूँ स्टेटमेंट, नल पॉइंट शुड बी ऑब्टेन somewhere in the middle of the meter bridge wire, that is between 40 to 60 centimeter, to reduce percentage error in the measurement. Next, सेकेंड स्टेटमेंट है, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये बड़े बड़े ब्लैक ब्लैक मैंने ड्रॉ किए, ये है थिक कॉपर स्ट्रिप्स। Why thick copper strips? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, why thick copper strips are used in the measurement of meter bridge wire, in the measurement of unknown resistance? So thick copper strip use करने का पर्पस दो है। पहले तो कॉपर इज द सेकंड बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर नहीं यूज कर सकते, चोरी हो जाएगा लैब में से, राइट? सिल्वर नहीं ले सकते हैं, सो कॉपर यूज किया जाता है। कॉपर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, और उसके बाद भी मैंने क्रॉस सेक्शन भी बढ़ा दिया। अगर एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस और कम हो जाता है। विल दिस इंट्रोड्यूस मच रेजिस्टेंस इन दी कैलकुलेशन? इसका कोई ज्यादा रेजिस्टेंस होगा इसका इस पार्ट का? नो, दे विल नॉट इंट्रोड्यूस एनी एरर इन दी मेजरमेंट, इसीलिए थिक कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड।
so that resistance is negligible. Resistance is negligible, right? इसके beyond मैम तो ये ये वाला बताना आंसर थे रिपीट करो। किसका आंसर ये वाले थे कॉपर स्ट्रिप्स का हाँ so Yes. that resistance becomes negligible. नेक्स्ट थर्ड है ये वायर जो मीटर ब्रिज की मैंने पिंक वायर ड्रॉ की किसकी बनी हुई होगी मेटल सेमीकंडक्टर इंसुलेटर अलॉय किसकी कंडक्टर कंडक्टर्स की बनी हुई होगी कंडक्टर्स के अल्फा के बारे में आप क्या कहोगे अल्फा यू रिमेम्बर ना टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अच्छा छोड़ो ये सब छोड़ो कंडक्टर्स के अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं कंडक्टर्स में अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं तो रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा बढ़ जाएगी रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द केस ऑफ कंडक्टर्स बहुत देर तक करंट फ्लो हुआ रेजिस्टिविटी चेंज होगी क्या मैं चाहती हूँ रेजिस्टिविटी चेंज होए नो कैन आई यूज कंडक्टर्स नो व्हाट शुड आई यूज हियर अलॉयज भव्य भूल गए तुम मैंने इस पे ज्ञान भी दिया था कि Yes, ma'am. स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स अलॉयज के बने हुए होते हैं बिकॉज वो टेम्परेचर इनसेंसिटिव होते हैं अब बहुत देर तक करंट फ्लो होने के बाद भी उनकी रेजिस्टिविटी में फर्क नहीं दिखेगा ज्यादा ठीक है सो अलॉयज आर यूज्ड टू फॉर्म मीटर ब्रिज वायर वेदांत आपका आंसर राइट था थोड़ा बोलने का कॉन्फिडेंस और रखो तो मजा आए क्लास में आंसर राइट था बोलने का नहीं है सिर्फ चैट में बातें करने की तो कैसे चलेगा राइट इट्स गुड अलॉयज के बनाए जाते हैं अलॉयज में भी 3 नाम दिए थे मैंने इफ यू रिमेम्बर व्हाट आर द 3 नेम्स मैंगनीज नाइक्रोम कांस्टेंटन निक्रोम मैंगनीज एंड कांस्टेंटन वेरी गुड छात्रिक ने तो देख के बोला लेकिन स्टिल ढूंढने की मेहनत तो की एटलीस्ट बंदे ने बाकी ने तो वो भी नहीं की निक्रोम मैंगनीज एंड कांस्टेंटन आर द 3 अलॉयज जिसका ये वायर बना होगा व्हाट कैन यू से अबाउट अल्फा of these alloys it is very low that is of the order of 10 raised to minus 5 Kelvin inverse right very low ये पूरी कहानी थी मीटर ब्रिज की that's it इसके बियॉन्ड आपको एक्स्ट्रा जो भी चीजें हैं वो नोट्स से रीड आउट कर लेने की है इसमें क्या लिखना है वो भी आपको नोट्स में पता चल जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट ये कैरी करता है ठीक है मैंने ऐसा नहीं है नोट से बहुत अलग करवाया है लेकिन थोड़ी चीजें मैंने आपको अलग बताई होगी सम एडिशंस आई हैव गिवन लेकिन मैंने थोड़ी चीजें स्किप भी करवाई है नोट्स में से मतलब आई हैव नॉट गॉटन इनटू द डिटेल्स की प्रिंसिपल ये कंस्ट्रक्शन ये वर्किंग ये ऐसा नहीं करवाया मैंने आपको मैंने बता दिया था कि इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज दैट इज द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन में मैंने वायर थिक कॉपर स्ट्रिप्स गैल्वेनोमीटर बैटरी सबको इंक्लूड कर लिया और वर्किंग में मैंने आपको बताया जॉकी को रख के अपने देखेंगे वो सब अंग्रेजी में कैसे लिखना है वो नोट्स में दे रखा है ठीक है यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द नोट्स और आपको कोई डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो आई विल सॉल्व इट आउट चलो मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस पे चलते हैं इस चैप्टर के मैंने आपको इस सेशन के 8, 13, 14, 15 4 क्वेश्चंस करवा दिए थे जो किरचॉफ्स लॉ पे थे 9, 10, 11, 12 ये चारों क्वेश्चन जो है वो मीटर ब्रिज पे हैं फटाफट चारों क्वेश्चन रीड करेंगे जहां पे मैं डायग्राम बना सकती हूँ वहां पे मैं डायग्राम बना के सॉल्व करने की कोशिश करूंगी और ये वीडियो ऑफ करके गायब नहीं हो आई एम स्टिल एंग्री अगर आप पहले मेरे गुस्से से आ गए थे वापस तो वापस आ जाए आई एम स्टिल एंग्री विद यू गाइस आप लोग वीडियो नहीं देख के आए जो आपको टास्क दिया हुआ था गुड चलो अपने 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भव्यदीप होमवर्क शीट 3.5 का 9th क्वेश्चन आपको रीड करना है भव्यदीप
मैम मैं कर दूं? प्लीज कर दीजिए. With a certain resistance is in the left gap of a meter bridge, the balancing point is obtained when a resistance of 10 ohm is taken out from the resistance box. On increasing the resistance from the resistance box by 12.5 ohm, the balancing point shifts by 20 centimeter. Find the value of the unknown resistance. ठीक है. देखो पहला केस क्या है कि ये आर लेट से अननोन रेजिस्टेंस है और ये मीटर ब्रिज का वायर है. जब आर और 10 है यहाँ पे तो मुझे नल पॉइंट मिल रहा है एल लेंथ पे. लेट से अगर ये एल है तो बचा हुआ लेंथ हो जाएगा 100 माइनस एल. तो अगर फर्स्ट केस के लिए, केस 1 के लिए अगर मैं इक्वेशन बना लिखूं तो इट वुड बी आर बाई 10 is equal to L upon 100 minus L. Do you all agree to this? Yes. R by 10 is equal to L upon 100 minus L. Next, जब फिर इसकी रेजिस्टेंस हमने 22.5 कर दी, 12.5 ओम से बढ़ा दी तो 22.5 ओम हो गई. अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो नल पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होगा कि राइट में? लेफ्ट में. लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा. तो जो लेंथ पहले L थी अब वो कितनी बन गई? क्योंकि शिफ्ट अपने को क्वेश्चन में दे रखा है. ये अक्षत ने जो रीड किया क्वेश्चन में कितना शिफ्ट दे रखा है अक्षर? 20 centimeter. 20 centimeter was the shift given in the question. So we can say that ये बन गया L minus 20. तो बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी? 100 minus L minus 20. That is going to be 120 minus L. 120 minus L. So case 2 में ये रेजिस्टेंस तो अभी भी वैसा है. केस 2 में अगर मैं लिखने जाऊं तो इट इज गोइंग टू बी R upon 22.5 is equal to L minus 20 upon 120 minus L. You have two equations and two variables. आपको फाइंड आउट करना है R का वैल्यू कितना होएगा. करना आएगा कैलकुलेशन की करना सिखाऊं मैं? यस कथन बोलिए. मैम 20 ऐड नहीं होगा जब वो ज्यादा और माइनस होगा लेफ्ट साइड पे तो राइट साइड में 100 माइनस एल माइनस 20 क्यों लिखा और 20 ऐड नहीं होगा? तो 20 ऐड करने के बाद ही 120 आएगा ना वो. अब 20 ऐड कर लो या तो, या 100 माइनस एल माइनस 20 लिख दो. आप सोचो मैंने इसको क्या बोला, 100 माइनस एल. आप चाहते हो प्लस 20 सीधा करना तो वो भी 120 माइनस एल ही बनेगा, है ना? सेम थिंग. चलो इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ. आर को पहले सब्जेक्ट बना लो. आर इज इक्वल टू 10L अपॉन 100 माइनस एल और इधर से आर इज इक्वल टू 22.5 इंटू एल माइनस 20 अपॉन 120 माइनस एल. कंपेयर दीज टू. जब आप कंपेयर करने जाओगे तो आपको पता चलेगा 10L अपॉन 100 माइनस एल इज इक्वल टू 22.5 इंटू एल माइनस 20 अपॉन 120 माइनस एल. आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा. इक्वेशन इजी बनेगा, डिफिकल्ट नहीं होगा. सिंप्लीफाई करते जाना, इक्वेशन इजी ही बनता है. आई कैन डू दी होल स्टेप बट मैं नहीं करूंगी. या कुछ तो आप भी करो जाके घर पे. राइट, हर चीज मैं ही करती रहती हूँ. सो ये आप सॉल्व करो. यहाँ से एल फाइंड करो. व्हेन यू गेट एल, वो एल को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके आर फाइंड आउट कर लो. ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. वंश रीड करो क्वेश्चन 10. Yes, ma'am. In comparing the resistance of two coil P and Q with slide wire bridge, balance point is obtained when the sliding contact is 30 centimeter from the zero end of the wire. The resistance P and Q are interchanged and the balance is obtained at 120 centimeter from the same end. Find the ratio of resistance P and Q and the length of the bridge wire. देखो पहला केस ऐसा है कि P और Q को ऐसे रखा गया है 30 सेंटीमीटर पे मुझे
नल पॉइंट मिल रहा है, लेकिन ये मीटर ब्रिज नहीं है, ये है स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज की लेंथ कितनी होती है वो वेरी कर सकती है। मीटर ब्रिज अगर लिखा हो ना तो क्लियर है, 1 मीटर होगा लेंथ, एक लेंथ हो जाएगी L, दूसरी हो जाएगी 100 माइनस L, फिक्स्ड। लेकिन जब अपने को स्लाइड वायर ब्रिज दे रखा हो ना, टोटल लेंथ को L अज्यूम कर लो, ठीक है। तो आई कैन से फॉर केस 1 P by Q is equal to 30 upon L minus 30, ऐसा आ जाएगा 30 अपॉन L माइनस 30। फिर क्या किया क्वेश्चन में, Q और P कर दिया, P Q की जगह Q और P कर दिया, और ये हमें अब नल पॉइंट मिल रहा है 120 सेंटीमीटर पे। तो केस 2 बन जाएगा Q बाई P इज इक्वल टू 120 अपॉन L माइनस 120। मैं क्या इसको इंटरचेंज करके लिख सकती हूँ, P बाई Q लिख सकती हूँ, या ये Q बाई P की यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं तो आ जाएगा L माइनस 30 अपॉन 30 इज इक्वल टू 120 अपॉन L माइनस 120। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, L का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनेगा, L का वैल्यू फाइंड आउट करो, उसको यहाँ सब्सटीट्यूट करो, आपको रेशियो भी मिल जाएगा और लेंथ ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज भी मिल जाएगा। यस बासव मैम वो अपने टोटल लेंथ L क्यों ली मैम, पता नहीं चला। क्वेश्चन में मीटर ब्रिज नहीं गिवन है, स्लाइड वायर ब्रिज गिवन है। इफ इट वुड हैव बीन मीटर ब्रिज आई वुड हैव टेकन इट टू बी 100 सेंटीमीटर, 100 माइनस 30। लेकिन सिंस ये स्लाइड वायर ब्रिज है, इसका लेंथ वेरिएबल हो सकता है वासव। ओके मैम, थैंक यू। ओके, कर दोगे इसके सॉल्व? डायग्राम ड्रॉ करने की कोई है, मतलब आपने ये मतलब नो पहले कंपल्शन, क्वेश्चन नो कंपल्शन इन ड्राइंग द डायग्राम। आप बिना डायग्राम के भी लिखो तो भी चलेगा। डायग्राम से मेरे को समझाना इजी होता है, आपको विजुअलाइज करना इजी होता है, दैट्स व्हाई आई ड्रॉ द डायग्राम्स, ठीक है। यस क्वेश्चन 10 था ये, क्वेश्चन नंबर 11 प्रियांशी आपको रीड करना है क्वेश्चन 11। The figure 45 shows experimental setup of a meter bridge. When the two unknown resistances X and Y are inserted, the null point D is obtained 40 cm from the end A. When a resistance of 10 ohm is connected in series with X, the null point shifts by 10 cm. Find the position of the null point when the 10 ohm resistance is instead connected in series with resistance Y. Determine the values of resistances X and Y. देखिए ये x है, ये y है, जब x और y कनेक्टेड थे तो नल पॉइंट मिला 40 सेंटीमीटर पे, और पूरी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। तो अगर ये 40 हो गया तो बचेगा कितना, 60 सेंटीमीटर। सो केस 1 इज x by y is equal to 40 by 60 which is equal to 2 by 3। x by y is equal to 40 by 60 which is equal to 2 by 3 and x is equal to 2 by 3y. This is my equation number 1. Next, इसके बाद प्रियांशी ने क्वेश्चन में रीड किया कि x के साथ मैंने 10 ओम कनेक्ट कर दिया सीरीज में, तो नल पॉइंट शिफ्ट्स बाय 10 सेंटीमीटर। किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट में कि राइट में? राइट में। राइट में। अगर 10 सेंटीमीटर राइट में चला जाए, 10 सेंटीमीटर राइट में चल जाए तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी बन जाएगी? 50-50 हो जाएगा। सो इट वुड बी 50-50 सेंटीमीटर। सो आई कैन से दैट x plus 10 upon y is equal to 50 upon 50 which implies x plus 10 is equal to y. Can I substitute the value of x here? Yes. तो ये आ जाएगा 2 by 3y plus 10 is equal to y which implies y minus 2 by 3y is equal to 10. ये कितना आएगा, 3 1 y by 3, y by 3 is equal to 10. So this would be equal to y would be equal to 30 centimeter, 30 ohms, सेंटीमीटर नहीं 30 ohms. अगर y 30 ohms आ गया तो x would be equal to
x would be equal to 2 by 3 into 30, which implies 20. x is equal to 20 ohms. अब x और y दोनों का वैल्यू मिल चुका है हमें. ये था आपका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, नॉट द फर्स्ट पार्ट. यस हर्ष बोलो. मैम मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज में डिफरेंस क्या होता है? स्लाइड वायर ब्रिज की लेंथ वेरिएबल हो सकती है, मीटर ब्रिज की लेंथ फिक्स्ड है, इट इज 1 मीटर. ठीक है. हाँ. चलो अब इसमें ये सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का. फर्स्ट पार्ट ये है कि आप अगर 10 ओम इसकी बजाय इसके साथ कनेक्ट होता तो क्या लेंथ पे मिलना चाहिए था नल पॉइंट. टेल मी समथिंग. अगर y प्लस 10 होता तो नल पॉइंट कहाँ शिफ्ट होता, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में. लेफ्ट में. तो x की जगह तो x ही है, y की जगह आ गया y प्लस 10. x अपॉन y प्लस 10 ये लेफ्ट में कुछ शिफ्ट हुआ है जिसकी लेंथ मुझे मालूम नहीं है. लेट्स से ये l है, तो x अपॉन y प्लस 10 इज इक्वल टू 100 l अपॉन 100 माइनस l. x का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में अब मिल चुका है 20, y का है 30, तो ये 20 by 40 इज इक्वल टू l अपॉन 100 माइनस l, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. तो 100 माइनस l इज इक्वल टू 2l, 3l इज इक्वल टू 100, l इज इक्वल टू 100 by 3, that is 33.33 centimeter. This is question number 11. Question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 सेम टाइप का है, जितना 11 हो चुका है वो 12 ट्राई करो. यस महर्ष बोलो. Ma'am, why did you take y plus 10? In the question महर्ष there is a statement कि what if 10 ohm is connected with y instead of x. तो ये उसके लिए वो सॉल्व करके हमने दिए. Okay. Okay. गार्गी did you get it? पक्का? चलो 12th क्वेश्चन ट्राई करो फिर खुद से. सेम क्वेश्चन है, सिर्फ चीजें थोड़े तरीके से चेंज कर दिए. जिनांश 12th क्वेश्चन आपको रीड करना है. Okay, ma'am. Just a second. हेलो मैम. बोलो. मैम फिगर कैसे बताऊं? ऐसे ही बोल दो, रीड कर दो. The given हेलो जिनांश. कदम तुम रीड कर दो यार क्वेश्चन प्लीज. Yes, ma'am. 12th. 12th क्वेश्चन. The given figure 46 shows the experimental setup
of a meter bridge, the null point is found to be 60 centimeter away from the end A with X and Y. When a resistance of 15 ohm is connected in a series with Y, the null point is found to shift by 10 centimeter towards the end A of the wire. Find the position of the null point if a resistance of 30 ohm were connected in parallel with Y. 30 is connected in parallel, na? Yes, with Okay. Y. Okay. Jinash, we were not able to hear you at all. मैम में तो आया कि the host muted you. हाँ, तो we were not able ऐसा to hear. बहुत टाइम लग रहा था, तो हमें लगा कि हम कथन को बोल देते. ओके ओके फिगर बना लिया आपने. ओके नो प्रॉब्लम. देखो भाई, ये डायग्राम है. पहला अपने को केस फिर से वैसा ही है. x अपॉन y इज इक्वल टू 60 अपॉन 40 हो जाएगा सीधा का सीधा, क्योंकि अगर पहले 60 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिला हुआ है तो 60 अपॉन 40 दैट इज 3/2. From this I can say that x is equal to 3/2y and I would call it my equation number 1. In the second case, x y plus 15 के साथ connected है. अगर x y plus 15 के साथ connected है तो x upon y plus 15. इस सिनेरियो में पहले बताओ, नल पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होना चाहिए कि राइट में? लेफ्ट में. एंड एज कथन सेड इट शिफ्टेड बाय 10 सेंटीमीटर. तो फिर से कहां पे पहुंच गया नल पॉइंट हमारा? 50 सेंटीमीटर पे. गुड. So it will be equal to 50 upon 50, that is 1. X is equal to y plus 15. Substitute the value of x here. I would get 3/2y minus y is equal to 15, which implies 3 minus 2, 1/2y is equal to 15. Y is equal to 30 ohms. और y अगर 30 ohms है तो x would be equal to 3/2 into 30, that is 45 ohms. x का वैल्यू आ गया 45 ohms. अब हमने क्या किया, y के साथ पैरेलल में 30 ohms लगा दिया. y के साथ पैरेलल में 30 ohms. तो अगर y के साथ पैरेलल में 30 ohms है तो ऊपर तो x ही रहेगा. x upon what is the equivalent resistance of 30 and y अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो? 30y plus 30 plus y. 30y upon 30 plus y. कैसे आया? r1 r2 upon r1 plus r2. तो 30y upon 30 plus y is equal to L upon 100 minus L. इसका मुझे फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस का वैल्यू. सो x की जगह हम लिख देंगे 45, 30y की जगह 30 इंटू 30 अपॉन 30 प्लस 30 60 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, इज इक्वल टू, अब कैंसिल करके देखो, L अपॉन 100 माइनस L कैंसिल किया तो 15 2 3 जा 15 2 जा 30 इंटू 2 60. तो 300 माइनस 3L इज इक्वल टू L. 4L इज इक्वल टू 300. L would be equal to 75 centimeter. Length of null point would be, या balancing length would be 75 centimeters. This completes your session 3.5. आपका मंडे का टेस्ट 3.5 का रहेगा, 3.4 एंड 3.5 का. ठीक है, जो कमिंग मंडे आएगा हाफ एन आवर का टेस्ट 3.4 और 3.5 का रहेगा. इट वोंट बी 3 सेशंस का या फुल चैप्टर का टेस्ट. फुल चैप्टर आने में 1 हफ्ता और है अभी आपके पास, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट. एंड मीनवाइल मैं एक और अनाउंसमेंट कर दूं, एज सून एज वी कंप्लीट चैप्टर 3 गेट रेडी फॉर योर ब्लॉक टेस्ट एज वेल. 1 2 3 तीनों का साथ में ब्लॉक टेस्ट आएगा इन द मंथ ऑफ जुलाई. आपको फिक्स्ड डेट्स दे दी जाएंगे उसके वेरी सून, लेकिन आएगा वो ब्लॉक टेस्ट आएगा इन द मंथ ऑफ जुलाई. 1 2 3 तीनों चैप्टर्स का एक साथ. ओके, ऑल राइट. चलिए एक और टॉपिक मुझे करवाने का है आज की क्लास में, विच इज कलर कोडिंग. मैंने किसी के वहां पे ये इंस्टाग्राम की स्टोरी पे देखा था, पता नहीं किसने स्टोरी पे रख रखा था अपनी. तो मैं उसके लिए यही सोच रही थी कि बेटा अभी आने वाला है तुझे, तू पढ़ेगा ये
जो ये तूने डाल रखा ना, नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी दिस, राइट। सो कलर कोडिंग किसके लिए करनी है अपने को? हमारे कुछ रेजिस्टर्स तो ऐसे होते हैं जैसे वैल्यूज जिनका फिक्स्ड होता है, और ये रेजिस्टर्स हमें कार्बन रेजिस्टर्स की फॉर्म में भी मिलते हैं। अब ये कार्बन रेजिस्टर्स की वैल्यू ऐसे हमें देखी नहीं जा सकते कि ये वैल्यू का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर कलर कोडिंग आ जाती है। कलर कोडिंग कैसे? कि 4 बैंड्स बना के वो दे देते हैं, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड एंड फोर्थ बैंड। हमारे सिलेबस में 4 बैंड वाले, आप कॉलेज में जाओगे 5 बैंड वाले भी मिलेंगे, लेकिन फॉर नाउ हम 4 बैंड्स पे सीमित रहते हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट 2 बैंड्स जो होंगे वो अपने को क्या बोलते हैं इसको, डिजिट्स बता रहे होंगे। थर्ड बैंड जो होगा वो मल्टीप्लायर का वैल्यू दे रहा होगा, और लास्ट बैंड जो होगा वो टॉलरेंस लेवल दे रहा होगा। आप बोलोगे मैम ये सब का मतलब क्या है, ये नहीं मालूम चल रहा है हमें, वेट करो, की पेशेंस, राइट। लेकिन ये सब लिख के रख लो कि ऐसा होने वाला। और इसके लिए जो कलर कोड आपको याद रखना है वो है बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। पूरा कंप्लीट ही नहीं होगा भाई, अगले पेज पे चला गया। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, राइट। आपको इसके लिए ये ऐसे याद रख सकते हो, जिसमें बी, फर्स्ट बी इज ब्लैक, ब्लैक कलर, सेकंड बी इज ब्राउन, आर से कौन सा होता है भाई? रेड, रेड, ओ इज ऑरेंज, वाई येलो, ग्रीन, 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 ब्राउन, ब्राउन तो आ गया बाबा, ब्लू, ब्लैक, ब्लैक, अच्छा ब्लू, वायलेट, ब्लैक भी आ गया बाबा। ऐसे ऐसे नहीं करो, इसलिए तो 3 बी है, मैं लिखना चालू किया। वी इज वायलेट, वायलेट, जी ग्रे, ग्रे, एंड डब्ल्यू इज White. वाइट, राइट। ये कलर से आपको याद रख लेने का है। अगर ब्लैक कोई कलर दिखता है तो उसके सामने कोड लगता है 0। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 0 to 9 के डिजिट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट बैंड होता है, इसमें ऐसा भी बोला जाता है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड a very good wife wearing gold silver necklace. This G is gold, this S is silver, and this N is no color. कभी फोर्थ बैंड हो ना हो वो भी चलता है। लास्ट के 3 बैंड्स जो हैं ये वाले, ये या तो आपका थर्ड बैंड बना रहे होंगे या फोर्थ बैंड बना रहे होंगे। Either they will appear as multiplier or they will appear as tolerance level. Tolerance level का मतलब होता है एरर, कि आपके रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में कितना एरर आ सकता है, दैट इज टॉलरेंस लेवल, ठीक है। इसमें अपने को टॉलरेंस लिखना होता है परसेंटेज में। गोल्ड के लिए लिखा जाता है ±5%, सिल्वर के लिए ±10%, एंड नो कलर के लिए ±20%। मल्टीप्लायर्स की जहां तक बात रही, मल्टीप्लायर्स लिखे जाएंगे 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8 एंड 10⁻9। और यहाँ पे भी मल्टीप्लायर्स आते हैं 10⁻1 एंड 10⁻2। तो अपने को दिया कैसे जाएगा? फर्स्ट बैंड इज ब्राउन, सेकंड इज रेड, थर्ड इज येलो एंड फोर्थ इज गोल्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये 4 बैंड्स दे दिए जाएंगे कि the bands that appear on the carbon resistor are brown, red, yellow and gold. Find the value of resistance. कैसे करेंगे बताओ? ब्राउन के करस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है? 0, अरे 1, 1,
रेड की करस्पॉन्डिंग 2 2, येलो की करस्पॉन्डिंग 4 4 तो थर्ड जो बैंड होएगा वो बनेगा मल्टीप्लायर, मतलब 12 into 10⁴, और गोल्ड की करस्पॉन्डिंग परसेंटेज में आएगा तो ±5%। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, एंड में लिख देने का ओम्स। सबसे इजी टॉपिक इस पूरे चैप्टर का यही है, इसमें 1 मार्कर्स आते हैं आप लोगों को। लग रहा ना मैम अब मजा आया। चलो शांति, आप कहाँ मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन पढ़ा रहे थे, दिमाग चला गया था हमारा। ये कुछ ऐसा लग रहा है कर सकते हैं हम लोग। मैं एक और बैंड आपको देती हूँ, आप लोग ट्राई करो सॉल्व करने का उसको। ग्रीन, ब्लैक, वाइट एंड सिल्वर। चलो मेरे को रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। 5 50 into 10 raised to the power 9 50 into 10⁹ is incomplete. plus minus प्लस माइनस 10%. ±10%। गुड, ठीक है। अच्छा, अदर वे राउंड भी हो सकता है। ये तो आपने बैंड से रेजिस्टेंस ढूंढी, आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा और बैंड बताने को कौन से कलर्स के होंगे। चलो 447 into 10⁴ ohms, सिर्फ इतने का बताना। बोलो व्हाट आर द कलर्स इन्वॉल्व। Yellow, violet violet, वायलेट एंड yellow, yellow और दो कलर violet and 4 की violet, वजह से येलो, 7 yellow की वजह से violet yellow no color वायलेट, 4 की वजह से वापस Yellow. गुड। 3.7 into 10⁻²⁴ ohms। ऑरेंज वायलेट येलो ऑरेंज, वायलेट, Red. red orange, red orange आएगा orange, रेड 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 सॉरी ऑरेंज, वायलेट, रेड orange, orange. ऑरेंज वायलेट तक ठीक है। थर्ड में जो उम्मीद थी पूरा रॉन्ग होएगा। आप डेसिमल में नहीं रख सकते हो, वैल्यू को डेसिमल में रखना अलाउड नहीं है। ये आपको करना पड़ेगा चेंज। 37 into 10⁻1 1 ओम। तो आप बोलो brown मैम चीटिंग करते हो आप हमारे साथ, पहले नहीं बताया आपने ये सब, अभी बता रही हूँ, सिखा ही रही हूँ मैं इसके लिए। तो थर्ड की वजह से ऑरेंज, 7 की वजह से वायलेट और 1 की वजह से ब्राउन। तो ऑरेंज, वायलेट एंड ब्राउन, दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, चलो एक और करते हैं। 4.9 ohms। Yellow, white, येलो, white, white, gold, yellow gold. white and यस अगेन डेसिमल में नहीं रख सकते हैं भाई। येलो, व्हाइट एंड 10 की पावर -1 Gold. की वजह से गोल्ड। ठीक है, दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व इट, राइट। 3.6 में जाओ, 3.6 होमवर्क शीट, 3.6 होमवर्क शीट। पहुंच गए मैम पहुंच गए? कौन पहला Yes, ma'am. न्यूमेरिकल कौन सा है, रीड करो। A voltage of 30 volt is applied across a carbon सेकंड न्यूमेरिकल कौन सा है? you are required to select a carbon resistor गुड। of थर्ड न्यूमेरिकल कौन सा है? a 10-meter long wire of ये uniform ले बस। इससे पहले वाले दोनों नंबर रीड कर दो मृदुल। पूरे नहीं, नंबर्स 7 और 8 7 और 8 7 और 8। क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8 आपको अटेम्प्ट करके आने हैं नेक्स्ट। ठीक है, 3.6 के क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8 यू गाइस नीड टू अटेम्प्ट एंड कम नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट टाइम आप लोगों को वो तीनों वीडियो जो मैंने भेजे हैं, एटलीस्ट द फर्स्ट वन जो 30 मिनट्स का है, वो तो देख के मिनिमम आना ही आना है। उसके बिना तुम आ गए ना क्लास में तो देख लेना मैं भगा दूंगी अगली बार। आज मैंने क्लास बंद नहीं की, पता नहीं कैसे गुस्सा कंट्रोल हो गया मुझसे, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर वीडियो नहीं देख के आओगे मैं भगा दूंगी, ध्यान रखना। वो पहला वीडियो तो एटलीस्ट देख के आने का ही है सबको। ठीक है, द फर्स्ट वीडियो नीड टू वॉच एंड कम।
मंडे की क्लास में टेस्ट रहेगा 3.4 और 3.5 का। आपको 3.5 सिंस आप वीडियो देख रहे हो 3.5 मंडे तक सबमिट करना अलाउड है। Thank you, डन। ma'am. तो सब लोगों को 3.5 का ड्यू डेट मंडे मिल जाएगा, मंडे तक सबमिट कर देना, राइट? चलिए, सी यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.